हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलआईसी और उसके आईपीओ के बारे में। तो आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि एलआईसी अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सो इट्स ऑल अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की शुरुआत कहा जाता है कि इंग्लैंड में हुई कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्शन मिल सके। जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल सके, इसके लिए कहा जाता है कि मॉडर्न डे में इंग्लैंड में हमारे पास इसकी जो है वो शुरुआत हुई। और यहां से ये जो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है वो इंडिया भी जल्द पहुंच गया, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। और इसी के चलते आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहां पर एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, ये आज की ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये थोड़ा अलग हमारे पास कंपनी की बात हो रही है। ये 1818 में एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोपियन कम्युनिटी को सर्व करना, नॉट द इंडियन कम्युनिटी। देखिए, जैसे कि आपने थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए थी। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश हुई कलकत्ता में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी ब्रिटिशर्स को सर्व करना था, यूरोपियन कम्युनिटी को सर्व करना था। दैट इज नॉट फॉर द इंडियन कम्युनिटी। इंडियन कम्युनिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी जो है वो 1870 में हमारे पास सामने आई, और इसने इंडियन कम्युनिटी के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्च किए। तो यहां पर आप इस कंपनी का भी नाम अगर याद रखें तो अच्छा रहेगा। दैट इज बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1870। फिर अब देखिए, ब्रिटिशर्स की एक बड़ी खास बात थी, हर चीज को कंट्रोल और रेगुलेट करके वो रखा करते थे। तो यहां पर भी मैं वही चीज आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए 1912 में 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है वो पास किया। तो यहां पर मुझे पता चल जाता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट कब पास हुआ, इन द ईयर 1912। ओके, अब ब्रिटिशर्स ने इसको बिल्कुल पास कर दिया। उसके बाद इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया, और इससे ब्रिटिशर्स को फायदा भी काफी पहुंचा। अब ब्रिटिशर्स जब भारत छोड़कर गए, यानी कि 1947 की बात करूं तो 15 अगस्त 1947, तो जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर गए तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इंश्योरेंस सेक्टर को हमें स्टेबलाइज करना होगा। ये ब्रिटिश इरा की तरह नहीं चलाया जा सकता, इसको इंडियंस के वेलफेयर के लिए चलाना जरूरी रहेगा। ठीक है, इसको इंडियंस के वेलफेयर के लिए चलाना जरूरी रहेगा। तो इसी के चलते क्या हुआ कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया। कब? 1 सितंबर 1956 में। कैसे एस्टैब्लिश किया गया? तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि 245 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज यहां हुआ करती थी, प्रोविडेंट सोसाइटीज हुआ करती थी। इन सबको गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया और एक हमारे पास कंपनी के रूप में स्थापित किया, दैट इज कॉल्ड एलआईसी, जिसके ऊपर देश भरोसा कर सके। सो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1 सितंबर 1956 को एस्टेब्लिश हुई, जो आज भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं। देखिए, एक समय भारत में ऐसा भी आ गया था, या अभी भी है आप कह सकते हो, कि लोग यहां पर कहा करते थे कि इंश्योरेंस कराने की बजाय कि एलआईसी करा लो। जैसे अगर मैं कहूं कि कुछ सर्च करना है तो हम बोलते हैं कि गूगल कर लेते हैं। तो उसी तरह से जब इंश्योरेंस कराने का टाइम आता था तो लोग बोलते थे कि एलआईसी करा लेते हैं। तो देखो एलआईसी के ऊपर कितना विश्वास लोग। तो यहां पर वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे चलकर गवर्नमेंट को भी लगा कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्रॉपरली कंट्रोल और रेगुलेट करने की जरूरत भी है। तो इसी के चलते आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि 1999 में इरेडा एक्ट पास हुआ और एक बॉडी एस्टैब्लिश की गई, इरेडाई, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है, आपको यह भी मैं बता दूं कि मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक बॉडी एस्टैब्लिश की गई, इरेडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आज की डेट में आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो ये वो संस्था है जो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्यों ना हो। तो दोनों तरह के इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? हमारे पास इरेडाई की। अब अगर मैं बात करूं यहां पर एलआईसी की, तो एलआईसी में अभी राइट नाउ अगर हम समझे ओके, एलआईसी में अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, 100% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 1956 में हमारे पास क्या करती है, इन कंपनीज को मर्ज करती है और अपनी जो हिस्सेदारी है वो हमारे पास 100% कर लेती है। तो 100% शेयर होल्डिंग अभी LIC के अंदर किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और LIC को आप छोटा लेवल पे मत समझिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि LIC कितने ह्यूज लेवल पर काम कर रही है, कितना बड़ा बिजनेस है LIC का, अभी ये भी हम समझेंगे। तो LIC एक हमारे पास लाइफ सेवियर है गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। कैसे, अभी आप देखिए कि कितने बड़े लेवल पे बिजनेस करती है। तो यहां पर आपको पता चलता है कि LIC के पास 31 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। आप समझ सकते हैं 31 लाख करोड़, 31 लाख करोड़, और ये 2020 का आंकड़ा है, मार्च 2020 का। इन एसेट्स में इजाफा ही हुआ होगा, इंक्रीज ही हुआ होगा, डिक्रीज का चांसेस मुझे कम ही लगते हैं, ठीक है। और LIC कितने कस्टमर को सर्व कर रही है, आप यहां पर देख सकते हैं कि 2018-19 के जो आंकड़े बताते हैं कि 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स है, या यूं कहूं कि 29 करोड़, अगर आप करोड़ में समझना चाहें तो 29 करोड़ कस्टमर्स LIC के पास हैं। इतने कस्टमर्स होना कोई आम बात नहीं है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर संपत्ति है, कितने बड़े लेवल पे कस्टमर्स हैं, लोगों का भरोसा, और भी पता नहीं कितनी ही चीजें LIC के साथ है। LIC और भी हमारे पास कई सारे बिजनेसेस में हमारे पास उसकी सब्सिडरीज काम करती हैं। जैसे LIC हाउसिंग का नाम अगर आपने सुना हो, तो LIC हाउसिंग क्या करती है, अगर आपने घर बनाना है तो आपको यहां से होम लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा LIC बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज में और बहुत सारे बैंकों में भी शेयर होल्डिंग रखती है। जैसे हमारे पास अगर हम कई सारे बैंकों की बात करें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके अंदर भी हमारे पास LIC जो है वो शेयर होल्डर है। तो LIC अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करती है, ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप 2020 के आंकड़े देखें तो इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम क्या होता है बच्चे? प्रीमियम वो पैसा होता है जो हमारे पास हम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे मान लीजिए जो कस्टमर है, अगर उसे इंश्योरेंस चाहिए, कस्टमर को जो जब इंश्योरेंस चाहिए तो वो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा पे करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी थी LIC। आप देख सकते हैं यहां पर 5th लार्जेस्ट कंपनी LIC, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है ये भी मुझे पता चल गया यहां पर, दैट इज अलायंस SE, जर्मनी की ये एक कंपनी है। सेकंड नंबर पर आपको चाइनीज डोमिनेंस देखने को मिलेगी, पिंग एंड इंश्योरेंस, और थर्ड नंबर पर भी चाइना लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो भारत का कोई भी बैंक टॉप 10 में नहीं आएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी LIC जरूर हमारे पास टॉप 10 में आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अभी न्यूज आई है कि LIC जो है वो LIC का IPO आने वाला है। तो IPO की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियल, यानी कि पहली बार पब्लिक, आप आम जनता को ऑफर कर रहे हैं क्या, शेयर्स, कि आप शेयर्स खरीदिए और हिस्सेदार बनिए, आप शेयर खरीदिए और हिस्सेदार बनिए। तो जब हमारे पास प्राइमरी मार्केट की बात होती है तो प्राइमरी मार्केट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाती है, ठीक है, पहली बार जो शेयर्स जो है वो बेचे जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जब इन्हीं शेयर्स को जो पहले बिक चुके हैं इनको फिर से बॉट और सोल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये सब कहां होता है, ये सब हमारे पास देखने को मिलता है स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी जो है आप लोग जो है क्या शेयर खरीद सकते हो LIC के, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, बहुत से लोग शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, लेकिन हर एक को शेयर मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप लकी रहे तो आपको शेयर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये शेयर्स कैसे खरीदेंगे, इसके लिए आप डीमैट अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए कौन से अकाउंट का यूज होता है, डीमैट अकाउंट का हमारे पास यूज जो है वो किया जाता है। शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, डीमैट अकाउंट, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अभी गवर्नमेंट क्या प्लान आउट कर रही है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है? गवर्नमेंट का प्लान है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट केवल 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट बोल रही थी कि 10% बेचेंगे, फिर 5% बेचेंगे, लेकिन अभी यूक्रेन की सिचुएशन को देखते हुए स्टॉक मार्केट में जो बुल रन चल रहा था वो स्टॉप हो गया। बुल रन चलने का मतलब क्या था, स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, लेकिन अब उसमें वो ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। तो इन सब कारणों के चलते गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 3.5% अपने LIC के शेयर बेचेगी, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो हिस्सेदारी रहेगी वो रहेगी हमारे पास, अगर हम बात करें 96.5%, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने पास 96.5% हिस्सेदारी रखेगी
और बाकी की जो हिस्सेदारी है वो हमारे पास आम लोगों को बेच दी जाएगी, इन्वेस्टर्स को बेच दी जाएगी। इससे हाँ जी, इससे कितना पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा? 21,000 करोड़। हाँ जी, 21,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 3.5% शेयर्स की वैल्यू ही 21,000 करोड़ है। तो इससे एलआईसी की टोटल वैल्यू कितनी बनती है? एलआईसी की वैल्यू बनती है 6 लाख करोड़। आप समझ गए बच्चों, 6 लाख करोड़ की कंपनी है एलआईसी। ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी है? तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं 6 लाख करोड़ की वैल्यू बन रही है एलआईसी की शेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमारे पास लगभग 65,000 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे। इस बार गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है, आपको मैं ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट का जो इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, ठीक है, वो कितना है? डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 65,000 करोड़। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अचीव हो पाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे बजट में कितना फाइनेंशियल, क्योंकि इसको भी रिवाइज किया गया था। ठीक है, 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वो एलआईसी के थ्रू अचीव करने की बात चल रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें भी केवल 3.5% जो शेयर है अपने सेल कर रही है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को मिलेंगे लगभग 21,000 करोड़। ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ है। पहली बार किसी कंपनी के शेयर से पहली बार इतना बड़े लेवल पर वैल्यू जनरेट की जाएगी। इससे पहले पेटीएम का सबसे बड़ा आईपीओ रहा था जो 19,000 करोड़ के आसपास था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब तक इंडियन हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर आईपीओ होने जा रहा है। लार्जेस्ट एवर आईपीओ जो है वो होने जा रहा है। हाँ जी, क्लियर। और हमारे पास गवर्नमेंट कितने शेयर बेचेगी? कुल 22.13 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचे जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की गई है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी रिजर्वेशन दी गई है, उनको शेयर्स में प्रायोरिटी कहीं ना कहीं दी जाएगी। तो इस सब से होगा क्या? हाँ जी, जब शेयर्स यहां पर बिक जाएंगे, तो आपको बता दूं कि 4 मई को एलआईसी का आईपीओ होने जा रहा है और एक शेयर की कीमत जो है वो 902 से 939 रुपए तक रखी गई है। अगर आप यहां पर बिडिंग करना चाहते हैं, अगर आप शेयर खरीदना, तो मिनिमम 15 शेयर तो आपको हाँ जी एक लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 15,000 के लिए तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, और 21,000 करोड़ गवर्नमेंट आईपीओ यहां पर बता रही है। ठीक है, और 20% एफडीआई की मंजूरी दे दी है गवर्नमेंट ने। तो एलआईसी में कितनी परसेंट एफडीआई हो सकती है? 20%। ये भी आप याद रखेंगे, 20% एफडीआई की मंजूरी यहां पर दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आईपीओ होने से हो क्या जाएगा, क्या बदलेगा? तो कहा जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ होने से ट्रांसपेरेंसी आएगी एलआईसी के काम में। ठीक है, और उसके जो हमारे पास रिफॉर्म्स के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसे हर बार हर चीज जो है वो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज को बतानी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, और यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सके इन द वेल्थ क्रिएशन। इसके अलावा कंपनी के अंदर डिसिप्लिन जो है वो भी हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी लिस्टेड हो जाती है उसके अंदर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एलआईसी के अंदर आप देखेंगे कि डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ज्यादा होगी, सिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, एलआईसी और अच्छे से काम करेगी। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं कि क्या कभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आईडीबीआई बैंक का। अब आपको कुछ साल पहले मैं बताता हूं, एक इंसिडेंट बताता हूं कि कुछ साल पहले क्या होना हुआ था कि आईडीबीआई नाम का एक गवर्नमेंट बैंक वो हमारे पास डूबने वाला था। ठीक है, या यूं कहूं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो अब कोई डूबती हुई चीज में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एलआईसी को फोर्स किया कि एलआईसी क्या करे, इस बैंक में पैसा लगाए और इस बैंक को डूबने से बचा ले। तो एलआईसी ने ऐसा किया क्योंकि एलआईसी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी और उम्मीद करेंगे कि एलआईसी पहले से और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो देती हुई दिखाई देगी और उसका जो ग्राफ है वो और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। शेयर होल्डर्स को यहां पर काफी हद तक प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, हमारे पास स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। यानी कि एलआईसी अब जो है, एलआईसी जो है वो पहले केवल इरेडाई की स्क्रूटनी में आती थी, मतलब कि इरेडाई के रूल्स एंड रेगुलेशन थे इसके ऊपर। लेकिन अब उसको अपने बिजनेस को लेकर सेबी को भी काफी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो एलआईसी जो है वो सेबी को हमारे पास, क्योंकि सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है और सेबी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसके पास पावर है जजमेंट ऑन अनएथिकल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। क्वासी एग्जीक्यूटिव है, पावर टू इंप्लीमेंट रेगुलेशन एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द वॉलेटर। जो भी कंपनी गलत काम करेगी उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है सेबी। ठीक है, क्वासी लेजिस्लेटिव भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक बॉडी है सेबी।
और अब सेबी की स्क्रूटनी में रहेगा एलआईसी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में एलआईसी का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा और जो लोग एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे उनको भी काफी हद तक मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।